हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम कावासाकी W175 का यूज़र रिव्यू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आज हमें कावासाकी W175 लेके 2 महीने हो गए हैं, तो आज मैं आपको इसका रिव्यू बताने वाला हूँ। रिव्यू एकदम जेन्युइन और अपने खुद के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। कुछ भी इसमें बड़ा चढ़ा के या तोड़ मोड़ के नहीं बताऊँगा। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी राइड क्वालिटी से। राइड क्वालिटी के बारे में बताएं तो राइड क्वालिटी एकदम ही बेस्ट है। हमने इसे लगभग 2 महीने चलाया है। 2 महीने में अबाउट 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है। इसमें सिटी में भी ऑफिस यूज़ के लिए और लॉन्ग राइड को भी लेके गए हैं। राइड क्वालिटी एकदम बेस्ट है। बाइक बाइक काफ़ी स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। लॉन्ग राइड में भी काफ़ी हद तक आरामदायक है। जनरली जब हम कम्यूटर बाइक को जब हम लॉन्ग राइड को लेके जाते हैं तो आफ्टर 2 आवर या 2 ढाई घंटे के बाद कंटिन्यूस राइडिंग के बाद थाइज बैक और नी में पेन स्टार्ट करना चालू होता है। उनमें थोड़ा तकलीफ़ और महसूस करने लगते हैं हम। इसकी वजह से डिस्कम्फोर्ट होता है। तो इस बाइक में आफ्टर 3 आवर्स कंटिन्यूस राइडिंग के बाद भी थाइज नीज और बैक में कुछ भी पेन या थकान या स्ट्रेन महसूस नहीं हुआ। वेरी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी है। सिटी में भी एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी मैन्यूवर करना या हैंडलिंग में बहुत आरामदायक है। इसकी लाइट वेट की वजह से हम वेरी क्राउडेड प्लेस है या सिग्नल पे या ट्रैफिक में बहुत इजीली निकल सकते हैं पतली गलियों से। देन नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन की क्वालिटी। इसका सस्पेंशन का परफॉर्मेंस बताए तो आफ्टर इसका जो सस्पेंशन है इसमें सस्पेंशन भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसमें बैक में मैनुअल मैकेनिकल स्प्रिंग और फ्रंट में फोर्क सस्पेंशन दिया है। कहीं भी कुछ भी कम महसूस नहीं हुआ। बैक एंड फ्रंट बोथ सस्पेंशन अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। फ्रंट से अच्छा तो बैक का परफॉर्मेंस आता है। जो पिलियन राइडर जो पीछे बैठने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा कंफर्ट और एकदम कंफर्ट फील होता है। इस सस्पेंशन का पीछे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एकदम आरामदायक फील होता है पिलियन राइडर को। तो देन नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग। बात करें जब इसको हैंडलिंग के बारे में तो हैंडलिंग काफ़ी आसान है। इसकी लाइट वेट की वजह से और बैक में भी जो ग्रैब रेल दिया है वो काफ़ी मजबूत है। इस ग्रैब रेल की मदद से जब हम गाड़ी पार्किंग से पीछे खींच के निकालते हैं तो काफ़ी आसान होता है। इंजन स्टार्ट भी काफ़ी इमीडिएट एंड रिस्पॉन्स है। सर्दियों में भी जो कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम रहता है वो कहीं भी हमें महसूस नहीं हुआ इसमें। तो इंजन का भी स्टार्ट का भी वेरी क्विक रिस्पॉन्स है। हैंडलिंग बहुत इजी है। डे टू डे लाइफ में रेगुलरली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी कुछ भी परेशानी महसूस नहीं हुई अभी तक। हेडलाइट का भी परफॉर्मेंस नाइट के टाइम पे अच्छा है और अपर डिपर भी वेरी गुड परफॉर्मेंस देते हैं। काफ़ी वाइड सा और लॉन्ग प्रोजेक्शन की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं। रात को भी हेडलाइट का भी परफॉर्मेंस गुड है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी। अब हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। इसका जो फ्रंट एंड बैक टायर है वो भी काफ़ी वाइड है एज़ कंपैरिजन टू इंजन पावर। जो इसका इंजन का सीसी है 177 सीसी, उसके कंपैरिजन में इसका टायर का विड्थ जो है बैक के तो उसको एग्जैक्ट सूट होता है। वो एकदम बेस्ट है। टायर का साइज भी दोनों टायर का साइज भी। बिल्ड क्वालिटी में आपको आगे बताए तो इसमें आपको एकदम स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड फ्रेम मिलता है। काफ़ी मजबूत ऐसा इसका बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी में भी एकदम बेस्ट बाइक हमको फील हुआ। देन इस बात करते हैं इसके टॉप स्पीड की।
तो इसका टॉप स्पीड जो है, हमने लगभग एक लॉन्ग राइड को एक बार लेके गए थे, 500 किलोमीटर तक ट्रैवल किया हाईवे में। एक दिन लेके गए थे, तो उस टाइम पे टॉप स्पीड हाईवे में 100 किलोमीटर पर आवर तक मैं पहुंच गया था। उसके आगे मैं चला नहीं पाया, मतलब उसका कैपेसिटी है बाइक का, लेकिन मैं खुद को अपना अपना खुद का लिमिटेशन रहता है चलाने का, कोई को मैनेजमेंट करने का। तो मैं 100 किलोमीटर तक सेफ महसूस किया है, तो उस वहीं तक तो मैं चला पाया वो अभी तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैक्सिमम स्पीड मैंने 100 किलोमीटर का अचीव किया है ये बाइक में, इस बाइक में। तो इस बाइक में 100 किलोमीटर के अबो भी हम स्पीड ले जा सकते हैं, अगर आप में उतना स्किल है या उतना आप में डैशिंग है, तो आप डेफिनेटली 100 के अबो भी जा सकते हो। अब बात करेंगे टॉर्क की। अब टॉर्क में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टॉर्क के बारे में जो शुरू से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, इसका जो स्टैंडर्ड टॉर्क है वो 13.2 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। थर्ड एंड फोर्थ गियर में टॉर्क अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसका रिजल्ट भी नोटिसेबल मिलता है। थर्ड एंड फोर्थ गियर में काफ़ी बढ़िया काम करता है टॉर्क। देन इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट के बारे में बाइक के। तो प्लस पॉइंट शुरू करते हैं प्लस पॉइंट से। तो प्लस पॉइंट में इसके, तो अभी हमने ऑल प्लस पॉइंट के बारे में बता ही दिया है, फिर भी एक शॉर्ट में और एक बार प्लस पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। इसका प्लस पॉइंट है गुड राइड क्वालिटी, गुड सस्पेंशन, गुड हैंडलिंग, गुड परफॉर्मेंस ऑफ ऑक्सिलरी थिंग्स लाइक हेडलाइट, डैशबोर्ड, इंजन किल स्विच, स्टैंड एक्सेट्रा, सभी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। गुड और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है इसका, आप इसको गुड मान सकते हैं, और बेस्ट, मैं तो बेस्ट भी कहूँगा इसको बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसका जो मेन फ्रेम है वो काफ़ी लॉन्ग है। टेल लैम्प तक एक यूनिफॉर्म लॉन्ग फ्रेम आपको मिलता है। जो पीछे का ग्रैब हैंडल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन फ्रेम को, जो गाड़ी को मजबूती प्रदान करता है। विद दिस प्लस पॉइंट, अगर मैं इस सेगमेंट के अदर बाइक के साथ इस बाइक को कंपेयर करूं, मतलब 160 सीसी या 150 से लेकर 180 सीसी तक की जो अदर कंपनीज की बाइक है, उनसे ये W175 को जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो सबसे आगे W175 को रखूँगा। दूसरे सेगमेंट की जो बाइक है, यूनिकॉर्न 160 होगी, पल्सर 160, हीरो एक्सट्रीम, अपाचे RTR 160, सुजुकी जिक्सर 160, होंडा हॉर्नेट 160, ये सभी का अगर इसके साथ कंपैरिजन किया जाए, तो परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी के को नज़र में रखते हुए मैं सबसे आगे ये बाइक को रखूँगा। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट माइनस पॉइंट, वो ड्रॉबैक्स और कुछ कमियों जो इस बाइक में है। सबसे पहले चालू करते हैं टॉर्क से। टॉर्क से अगर 177 सीसी का इसका इंजन है, टॉर्क काफ़ी अंडररेटेड टॉर्क है कंपैरिजन ऑफ इंजन के सीसी से। 177 सीसी के इंजन के साथ कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 15 न्यूटन मीटर के ऊपर ही टॉर्क मिलना चाहिए था। अगर कंपनी लॉन्ग टाइम तक इस बाइक के साथ रहना चाहती है, तो बाइक के टॉर्क इंक्रीज में थोड़ा काम करना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि 177 सीसी के इंजन में 16 या 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंपनी ने देना चाहिए था। अगर 1,80,000 का ऑन रोड तक प्राइस जाता है, तो ये सेगमेंट में टॉर्क उतना मिलना ही चाहिए था। देन नेक्स्ट माइनस पॉइंट इज ब्रेकिंग। लाइट वेट की वजह से क्या होता है, हाई स्पीड में बैक का जो टायर है, जब हम हाई स्पीड में ब्रेकिंग करते हैं तो बैक का टायर थोड़ा स्किड होने लगता है, स्किड होता है, थोड़ा फील होता है स्किडिंग का। तो इसकी वजह से एक दूसरी भी वजह हो सकती है, क्योंकि बाइक का वेट काफ़ी लाइट है। तो कंपनी ने चाहे तो
बैक का रियर ब्रेकिंग भी डिस्क ब्रेक देना चाहिए था एबीएस के साथ, विथ एबीएस के साथ। तो स्किडिंग का प्रॉब्लम कुछ हद तक वो माइनस कर सकते थे, मिनिमाइज कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग में जो रियर ब्रेकिंग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है हाई स्पीड में। वो खाली सिंगल ब्रेक जो पिछला है वाला ही ब्रेक जब यूज़ करोगे हाई स्पीड में, तो गाड़ी उतना कंट्रोल नहीं देती सिंगल ब्रेक पे। तो उसके लिए अगर हम दोनों भी ब्रेक एक साथ लगाते हैं, मतलब दोनों ब्रेक का एक साथ यूज कर सकते हैं, करते हैं फ्रंट और रियर का, तो परफॉर्मेंस मिलता है, उसमें कुछ डाउट नहीं। लेकिन जब सिंगल ब्रेक रियर का ब्रेक लगाते हैं हाई स्पीड पे, तो थोड़ा स्किड होता है, बाइक थोड़ा स्किड होता है। इसकी वजह तो लाइट वेट का भी हो सकता है, मगर अगर पीरियडिकली चलाते हैं, रोज़ रोज़ वही गाड़ी चलाते हैं, तो वो मैनेज कर सकते हैं आप, मतलब दोनों ब्रेक एक साथ लगा के, या जजमेंट आ जाता है उस पर भी आगे आगे। देन थर्ड माइनस पॉइंट इज बम्पर। बम्पर दिया नहीं है बाइक के साथ, जो फ्रंट में फ्रंट टायर के पीछे टैंक के नीचे जो होता है बम्पर, वो गाड़ी में बम्पर दिया नहीं है। देखिए आजकल बहुत से कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बम्पर को एज एड ऑन और ऑक्सिलरी पार्ट्स और ऑक्सिलरी एक्सेसरीज की तौर पे देखते हैं। लेकिन बम्पर जो है वो कोई ऑक्सिलरी पार्ट नहीं है। बाइक को जब बाइक गिरता है तो बम्पर पे गिरता है, इसकी वजह से लेग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं राइडर के। तो मेरा ऐसा मानना है कि बम्पर को किसी भी बाइक कंपनी वालों ने ऐसा ऑक्सिलरी पार्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी होना चाहिए, हर बाइक के साथ बम्पर आना ही चाहिए, क्योंकि बम्पर है सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। तो बम्पर नहीं दिया है इस गाड़ी में, ये भी एक माइनस पॉइंट मेरे को बहुत मतलब नोटिसेबल लगा। सारी गाड़ी में फुट रेस्ट दिया नहीं है, से फोर्थ माइनस पॉइंट और ड्रॉबैक। सारी गार्ड में जो फुट रेस्ट है वो दिया नहीं है, नो सारी गार्ड फुट रेस्ट अवेलेबल। तो लेडीज़ को पैसेंजर जो भी है, अगर ये रेट्रो बाइक है तो लोग कम्यूटर और दोनों के बीच में रखा है कंपनी ने, तो लोग इसको डे टू डे यूज़ में, डे टू डे कामों में यूज़ करेंगे। तो ऑफिस जाना होगा या बाहर किधर शॉपिंग के लिए जाना होगा, तो लेडीज़ को पैसेंजर जो है विथ ट्रेडिशनल वियर लाइक साड़ी या वन पीस और गाउन के साथ जो होंगी, तो वो लेडीज़ के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इसकी वजह से साड़ी गार्ड के साथ फुट रेस्ट नहीं है। उसमें अगर कंपनी देती तो देना चाहिए था, मतलब वो एक बेनिफिट रहता कंपनी के लिए भी। क्योंकि देखिए 1,80,000 रुपये अगर आप दे रहे हो, तो फुट रेस्ट और बम्पर ये सारी चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए था कंपनी ने। क्योंकि जितना पैसा आप कस्टमर से लेते हैं, तो उतनी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ देने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए कंपनी ने, ऐसा मेरे को पर्सनली फील होता है। बैक और फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ ड्रॉबैक, तो बैक मड गार्ड जो है वो प्लास्टिक का दिया है। अगर देखिए सभी का गाड़ी अब मेजॉरिटी में अभी आगे भी प्लास्टिक का ही मड गार्ड है, लेकिन अगर पीछे का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी 2 मंथ का, तो उसमें मेरे को बहुत ऐसा नोटिस किया और मैंने ये कंक्लूजन तक पहुंचा हूँ कि अगर पीछे का मड गार्ड मेटल का देते तो पीछे के टायर पे थोड़ा सम वेट पुट होता, उसकी वजह से जो स्किडिंग का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकती थी कंपनी। मतलब स्किड नहीं होता। अगर आपको डिस्क ब्रेक नहीं देना है पीछे की साइड में, तो ये मडगार्ड जो है पीछे वाला, उसको अगर मेटालिक में बना देते तो कुछ एक्स्ट्रा वेट पुट हो जाता उधर बैक साइड में, तो स्किडिंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो सकता था। बाकी ऐसा प्लास्टिक का भी मड गार्ड कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तो प्लास्टिक का मड गार्ड दिया है तो डिस्क ब्रेक देना चाहिए था विथ एबीएस, तो स्किडिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं हम कि अलाइनमेंट जो है, जो माइनस पॉइंट लगा हमको नेक्स्ट 6 नंबर का माइनस पॉइंट, अलाइनमेंट जो है डैशबोर्ड का, जो फ्रंट में एनालॉग और एनालॉग डिजिटल
मिक्स जो दिया है उन्होंने डैशबोर्ड, जहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, पेट्रोल कितना है, ये सभी दिखता है। वो जो इसका जो अलाइनमेंट है फ्रंट के डैशबोर्ड का, वो थोड़ा ऑफसेट है, सेंटर में नहीं है। आगे का जो हेडलैम्प है ना, वो हेडलैम्प के सेंटर में नहीं है उसका अलाइनमेंट, वो थोड़ा ऑफसेट है लेफ्ट की साइड की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा जो कम्यूटर सेगमेंट वाली बाइक चला के लोग इसको लेते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा ऑड ऑड फील होता है, ऑड फील होता है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करने के बाद मेरे जो डीलर है शोरूम वाले, उनको फ़ोन करके पूछा था कि इसका अलाइनमेंट थोड़ा ख़राब सा नज़र आता है मेरे को। तो वो बोले कि नहीं नहीं, सभी बाइक का ऐसा है। तो इसका अगर अलाइनमेंट ये फ्रंट डैशबोर्ड का अगर सेंटर में रख सकते थे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत काफ़ी जगह है उस सामने वाला डैशबोर्ड का जो ब्रैकेट है उसको सीधा करके खाली सेंटर में फिटिंग हो जाता, तो काफ़ी अच्छा वो दिखने में भी महसूस होता, वो फील एक सेंटर में बाइक चलाते ऐसा फील होता। लेकिन नो नो इशू, अगर कंपनी ने इसका डिज़ाइन ऐसा किया है तो एक बार चलाते चलाते कुछ टाइम बाद इसका आदत पड़ जाता है, तो ये नोटिस पे नहीं आ जाता फिर नेक्स्ट में। लेकिन ये एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला, प्राइस। अगर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइनस पॉइंट है गाड़ी का प्राइस। अगर बात करें हम इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बाइक इन दिस सेगमेंट। तो अगर कंपनी 15,000 तक इसका प्राइस अगर कम करती है, तो इस बाइक का प्राइस को लेकर जो कस्टमर का थोड़ा ये है, वो भी कम हो जाएगा। प्राइस थोड़ा जाता है कंपेयर टू अदर बाइक इन दिस सेगमेंट। तो अगर कंपनी 15,000 से प्राइस कम करती है इस बाइक का, तो कस्टमर की इंटरेस्ट भी बढ़ सकती है। जनरली क्या है, कावासाकी का जो मैन्युफैक्चर करती है, कावासाकी की कंपनी जो बाइक्स मैन्युफैक्चर करती है, सभी बाइक अदर बाइक सारा स्पोर्ट बाइक है। आप कोई भी ले लो, क्योंकि आप निंजा ले लो, जेड ले लो, वल्कन ले लो, वर्सिस ले लो, KX KLX, सभी बाइक जो है कावासाकी की, वो सभी स्पोर्ट्स बाइक है। कावासाकी कम्यूटर सेगमेंट में बाइक अभी तक पिछले 10 सालों से कोई कम्यूटर सेगमेंट में बाइक लॉन्च नहीं किया। ये पहला वाला कम्यूटर सेगमेंट प्लस लॉन्ग राइड के लिए, दोनों के लिए एक डे टू डे के लिए एक सबसे लो प्राइस वाला बाइक है। फिर भी हमको अगर इंडियन कस्टमर है तो उनको ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि इस सेगमेंट वाली बाइक दूसरी वाली इंडियन ब्रांड की जो बाइक है वो थोड़े कम दामों में मिलती है। तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से एक वजह ब्रांड भी हो सकती है, क्योंकि देखिए कावासाकी जो है वो जापानीज कंपनी है। इसका जो डिज़ाइन, पार्ट्स का जो डिज़ाइन होता है, या सभी मटेरियल का स्टैंडर्ड होगा डिज़ाइन में, या क्वालिटी का क्राइटेरिया होगा, वो सभी जापानीज स्टैंडर्ड के हिसाब से है। भले ही कंपनी मैन्युफैक्चर या असेंबल किधर भी करे ये पार्ट बना के, लेकिन डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन और ये जो सभी चीज़ें हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये जापानीज स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो उस हिसाब की वजह से थोड़ा प्राइस भी थोड़ा बड़ा हुआ है। अगर कंपनी 15,000 या 20,000 तक कम करती है तो कस्टमर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। और ऊपर जो मैंने चीज़ें बाकी बताई है, मडगार्ड या डिस्क ब्रेक रियर का, वो सभी अगर प्रोवाइड करती तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके प्राइस लो करती है 15,000 तक, और जो बम्पर है, पीछे का मडगार्ड है, रियर का जो शॉक, रियर का जो अपना डिस्क, रियर में डिस्क ब्रेक, बम्पर, मडगार्ड, मेटालिक मडगार्ड रियर वाला, और डैशबोर्ड का अलाइनमेंट, देन टॉर्क थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, एक एटलीस्ट 15 न्यूटन मीटर तक, और कॉस्ट प्राइस थोड़ा 15,000 से कम। ये सभी चीज़ें अगर कंपनी करती है तो डेफिनेटली एक वेटिंग लिस्ट लग जाएगा इस गाड़ी के लिए, इतना कैपेसिटी ये गाड़ी में है।
तो आज के लिए इतना ही था। आपको ये रिव्यूज़ कैसे लगे, मेरी गाड़ी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा।